और वो इरिटेट होते हुए एसी में अलार्म बंद सोने करके वाला कहती है, माइका, छत पे सोने ओहो, वाला इस ससुराल। अलार्म को तो कहीं पर उठाकर फेंक दूं मैं। सुबह सुबह बजने लगा है और मेरी सारी नींद खराब कर देता है। उसके बाद प्रीति उठ जाती है और अपनी आंखों को मसलते हुए कहती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर अलार्म के बताए हुए सही टाइम पर नहीं उठे तो फिर से ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी और फिर से मेरा चिक चिक करने वाला बॉस इतनी चिक चिक और इतनी बक करेगा ना कि बस उन्हें सुनकर तो मेरे कानों से खून निकल जाएगा। अब प्रीति जल्दी से उठकर बाथरूम में जाती है और नहा धोकर तैयार होती है। अपने ऑफिस की यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो हाथ में घड़ी बांधती है और उसके बाद ऑफिस का बैग लेकर नीचे आ जाती है। बेबी जी, आप खाना खा लीजिए। ठीक है, लेकिन मम्मी पापा और भैया कहाँ पर है? आज सब जल्दी ही चले गए, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए। प्रीति नाश्ता करने टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन अकेले उसका नाश्ता करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन भी ऑफिस पहुँच जाता है। ऑफिस में पहुँचने के बाद प्रीति हर जगह रोहन को ढूंढ रही थी, तभी पीछे से रोहन आकर प्रीति को डरा देता है। आउच! ओहो रोहन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम भी कितनी आसानी से डर जाती हो। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मेरे होने वाले पति देव। दोनों को मैंने एक तुमसे कितनी दूसरे बार से कहा है कि प्यार इस हो तरह का गया। मजाक मत किया करो। यूं ही इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं होता। अरे तो मैं मजाक कहाँ कर रही हूँ, मैं तो सच में सीरियस हूँ। तुम चाहो तो कभी भी मेरे घर पर बारात लेकर आ सकते हो। अरे बस करो, अपने मन में ख्याल पकाना बंद करो महारानी साहिबा, और चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। उसके बाद दोनों अपने कैबिन में काम करने लगते हैं और लंच के लिए प्रीति रोहन की कैबिन में जाती है और उसी के साथ बैठकर उसका लंच करती है। मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत ही टेस्टी खाना लेकर आते हो। तुम्हारे खाने में जो अपनापन है ना और जो स्वाद है वो आज तक मुझे कहीं नहीं मिला। इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक्स्ट्रा खाना लेकर आता हूँ। अब तो मेरी भाभी को भी शक होने लगा है और कहती है कि आखिर किसके लिए इतना सारा लंच लेकर जाते हो। मैं कहता तो हूँ कि अपने दोस्तों के लिए, गर्लफ्रेंड लेकिन मानती ही बॉयफ्रेंड नहीं एक है। साथ उन्हें लंच लगता कर है कि मैं रहे किसी हैं लड़की के ऑफिस लिए में। लेकर जाता हूँ। तो उन्हें कौन सा गलत लगता है? उन्हें जो भी लगता है एकदम सही तो लग रहा है। इस तरह दिन गुजर रहे थे, दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। प्रीति रोहन को बेहद पसंद करने लगी थी। जिस तरह रोहन उसकी केयर करता था वो सब प्रीति को बहुत अच्छा लग रहा था। प्रीति की फैमिली थोड़ी अमीर थी, वहीं दूसरी तरफ रोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था। रोहन शाम को ऑफिस का काम खत्म करने के बाद जब घर वापस आता है। आज घर में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों हो गई और कूलर क्यों नहीं चल रहा है? अरे बेटा, आज सुबह सुबह ही नुकसान हो गया, इस कूलर की मोटर फूक गई, इसलिए कूलर नहीं चल रहा और तेरा भाई भी अभी तक घर वापस लड़का नहीं अपने आया, मम्मी तो पापा तू से ही बात इसे कर लेकर जा रहा और है ठीक करवा दे। अरे इस मम्मी, लड़की हमें के इसे बारे दुकान में। पर ले जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप मुझे आज वैसे ही बता देती तो एक मैकेनिक है, मैं उसे कॉल कर देता और वो घर पर आकर इसे ठीक कर देता। मैंने तो कहा ही था तेरी माँ को कि तुझे फोन करते एक बार पूछ ले कि अभी हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उसने बोला कि वो ऑफिस में है, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। तो मैंने कौन सा गलत कहा था? मुझे क्या पता था कि अब वो घर पर आने लगा है, वरना पहले तो वो नट्टू हमेशा घर पर आने से मना कर देता था और कहता था कुछ भी ठीक करवाना है तो मेरी दुकान पर ही सामान लेकर आ जाना। अरे अब जमाना बदल रहा है तो जमाने के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। बिल्कुल, हमें भी बदलती दुनिया के साथ खुद को बदल लेना चाहिए, इंसान से एलियन बन जाना चाहिए। इस तरह सब हंसने लगते हैं। सब हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर बाद रोहन का बड़ा भाई यश भी जॉब से वापस आ जाता है और उसके बाद सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आपके हाथों में तो कमाल है भाभी, बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मेरे दोस्तों को भी इधर आपके हाथ का लड़की ने खाना भी बोल बहुत दिया अच्छा लगता अपने है। घर वालों शुक्रिया। को। और रोहन, तुम बताओ, तुम हमेशा मेरे हाथ का बना खाना लेकर जाते हो, तुम्हारे दोस्तों को कैसा लगता है? हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगता है। और पवन को कैसा लगता है? हाँ, पवन को भी अच्छा लगता है, उसे भी आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। लेकिन पवन तो तुम्हारे ऑफिस में काम ही नहीं करता। ओ हाँ, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया भाभी आपकी बात पर। अब ऑफिस के और घर के दोस्त इतने सारे कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ उनके नामों से। इतने सारे दोस्तों के नाम में कंफ्यूज होते हो या फिर किसी और के ख्यालों में खोए रहने की वजह से तुम कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज रहने लगे हो? उसके बाद रोहन शर्माने लगता है और उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। इस तरह सब हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे और उसके बाद रोहन ने मैकेनिक को कॉल किया था, तो थोड़ी देर बाद वो भी वहां आ जाता है और उनका कूलर ठीक करने लगता है। देखिए, अभी के लिए तो मैंने आपकी पूरी दूसरी मोटर चेंज कर दी है, क्योंकि वो पुरानी मोटर बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। लेकिन यह मोटर इतनी मजबूत नहीं है, कुछ टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक रखना मुश्किल है। कोई बात नहीं, कुछ समय तो निकलेगा। यूं ही दिन गुजर
रहे थे। और फिर एक दिन प्रीति को ऑफिस में एक अवार्ड मिला था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। और खुश होते हुए वो घर पर जाकर सबको बताती है, मम्मी पापा देखो, मुझे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का लड़की अवार्ड मिला। बहुत मुझे सच में intelligent यकीन नहीं हो है। रहा कि ऐसा भी कभी हो सकता था। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, इस अवार्ड को जाकर अपने कमरे में रख लो। हाँ, फिलहाल हम चलते हैं, शाम को हम लेट आएंगे। अपने मम्मी पापा के मुंह से सिर्फ इतनी बात सुनकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है। उन्होंने ना तो प्रीति को कोई बधाई थी और ना ही कोई शाबाशी, जिसकी वजह से। लेकिन क्या हम आज रात को एक साथ मिलकर सेलिब्रेट नहीं कर सकते? आखिर मुझे अवार्ड मिला है तो हम सब आज रात को साथ में बाहर डिनर करने चलेंगे ना, हम खूब एंजॉय करेंगे। माफ करना बेटा, लेकिन आज हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकते। आज ऑलरेडी हमारा शेड्यूल फिक्स हो गया है और आज हम एक पार्टी में जा रहे हैं, तो तुम घर पर ध्यान रखना, खाना खा लेना। हो सकता है कि हम रात को लेट आएंगे। और तुम्हारा जो भी खाने का मन करे तुम बाहर से मंगवा कर खा सकती हो, या फिर अगर तुम्हारा मन करे तो तुम अपनी सहेलियों को आज रात को घर पर बुला सकती हो। उनके साथ तुम्हें जो एंजॉय करना है तुम कर सकती हो। इतना कहकर प्रीति के पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद प्रीति जब ऊपर अपने फ्लोर पर जा रही थी, तब सामने से उसका भाई रजत आ रहा था। तब प्रीति खुश होकर उसे बताती है, भैया देखो मुझे अवार्ड मिला। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच भैया। अच्छा मैं कह रही थी, प्रीति आगे कुछ बोल रही थी कि तभी रजत का फोन बजने लगता है और वो हाथ से इशारा करके प्रीति को चुप होने के लिए बोलता है। रजत फोन उठाता है। ओ माय डार्लिंग, बताओ तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अभी फ्री हो? चलो हम दोनों बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। मैं तुम्हें अभी पिक करने आ रहा हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद रजत कॉल कट करके कहता है, अच्छा प्रीति, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर प्रीति का भाई भी वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर प्रीति और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अब तो भैया भी कितने ज्यादा बदल गए हैं। अब उनकी गर्लफ्रेंड जो बन गई है, इस घर में तो हर कोई मुझे भूला बैठा है। किसी को मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि मैं ही बस जबरदस्ती सबसे बात करने की कोशिश करती हूँ, और या फिर मुझे इन लोगों से फर्क पड़ता है और इन लोगों को तो बस अपनी दुनिया में ही खुश रहना है। इस तरह प्रीति का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर वो एसी ऑन करती है और साथ में टीवी चलाती है। प्रीति आराम से एसी में बैठकर आइसक्रीम खाते हुए टीवी देख रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत उदास थी, इसलिए वो रोहन को कॉल कर लेती है। हेलो रोहन, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अभी तो हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। तुम बताओ क्या कर रही हो? मेरा तो बहुत ज्यादा मूड खराब हो रहा है। हाँ, तुम्हारी आवाज से ही लगा। बताओ क्या बात है? प्रीति रोहन को सारी बातें बता देती है। कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह उदास और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों इस संडे को कहीं चलेंगे और खूब एंजॉय करेंगे, या फिर जब भी तुम्हारा मन करे और तुम्हें अकेलापन लगे तो तुम मेरे घर आ सकती हो। इस तरह रोहन अक्सर प्रीति को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। रोहन भी प्रीति को कहीं ना कहीं पसंद करता था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कभी जाहिर नहीं करता था। थोड़ी देर और बात करने के बाद, हाँ मैं तो छत पर सो रहा हूँ। तुम अक्सर छत पर क्यों सोते हो? छत पर सोना कैसा लगता है? छत पर सोना बहुत अच्छा लगता है, खुले आसमान के नीचे। काफी मजा आता है इस तरह सोने में। दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। प्रीति आराम से अपने एसी वाले कमरे में सो रही थी और फिर वो तैयार होकर ऑफिस जाती है। इस तरह यूं ही दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब प्रीति रोहन के साथ संडे को बाहर घूमने जाती है, तब वो उसे सारी बातें बताती है। रोहन, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं अपनी आगे की जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ये सुनकर रोहन को बहुत बड़ा झटका लगता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रीति? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ रोहन। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और किसी से नहीं। तो बताओ फिर हम अपने घर पर शादी की बात कब करें? नहीं प्रीति, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत दुख होता है। लेकिन क्यों रोहन, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तुम मुझसे शादी करने के लिए कैसे मना कर सकते हो? मुझे माफ करना, लेकिन मैं सच में तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और तुम मेरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। बस इतनी सी बात? अरे रोहन, तुम चिंता मत करो। तुम जहाँ भी रहोगे मैं तुम्हारे साथ वहीं पर एडजस्ट कर लूंगी। नहीं प्रीति, तुम्हारे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें बेसिक फैसिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं कर सकता। मेरे घर में तो एसी तक नहीं है और तुम्हें एसी के बिना नींद तक नहीं आती है। मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहती हूँ।
इसके बाद प्रीति रोहन को प्रपोज करते हुए उसके लिए गाना गाती है। शीश महल ना मुझको सुहावे, तुझे संग सूखी रोटी लड़की ने लड़के मन को मस्त प्रपोज कर मगन, दिया। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा है, चाहे भी तो भूल ना पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा है। उसके बाद अरे बाबा अब तो मान जाओ, मैं कह रही हूँ ना मैं तुम्हारे साथ किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तैयार हूँ। आज हम दोनों अपने घर पर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा कल हम एक दूसरे को बता देंगे। रोहन घर जाने के बाद ये सारी बातें अपने घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर उसकी भाभी एक्साइटेड होकर कहती है, देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई ना कोई लड़की तो है रोहन की जिंदगी में जिसने उसके दिल और दिमाग पर राज किया हुआ है। लेकिन पहले तो रोहन भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं पहले ही समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो बातें जरूर है। ऐसे ही नहीं, हर रोज किसी के लिए लंच बॉक्स पैक करवा कर ले जाया जाता था। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ, माना कि मैं प्रीति के लिए ही लंच पैक करवा कर ले जाता था, लेकिन वो उस समय सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी। वो तो जो कुछ भी हुआ है अब हुआ है। कोई बात नहीं भैया, आपको इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये दिल का मामला है, एक दिन में कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है बहुत पहले ही हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर तुझे लड़की पसंद है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। एक तरफ रोहन ने अपने परिवार वालों को सब कुछ बता दिया था और उसके परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्रीति ने अपने परिवार में ये बात बताई तो हर किसी का अलग ही रिएक्शन था। हर कोई बस प्रीति के ऊपर भड़क रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? और अगर ऐसा कुछ कर भी रही थी तो कम से कम अपने किसी मैचिंग के इंसान के साथ तो करती, किसी गरीब फटीचर के साथ ही क्यों? भला अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला कोई ऐसे थोड़ी ना ले लेता है। तुम्हें जरा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी किसी इंसान और उसके परिवार के साथ बितानी है तो तुम ऐसे ही किसी भी लड़के के साथ शादी करने का फैसला नहीं ले सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने, तो हमारी नाक कटवा दी, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है। दोनों तुम अपने अभी इसी अपने वक्त उस घर लड़के को वालों कॉल को करके मना मनाने में कर लगे दो और हुए बोल हैं। दो कि तुमने ये सब बस मजाक में कहा था। बोल दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर प्रीति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए कहती है, आप लोग भला मुझे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते हैं? क्या ये सब फीलिंग्स और ये सब आप लोगों के लिए मजाक है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप लोग मुझे ऐसा कुछ कहेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, शादी तो मैं सिर्फ और सिर्फ रोहन से ही करूंगी। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करने वाली। देखो, शादी तो तुम्हारी मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा और यहाँ तक कि अपने स्टैंडर्ड वाले लोगों के साथ ही करूंगा। रोहन से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। मैं ऐसे गरीब फटीचर घर में तुम्हारा जाना कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़के देखे हैं, उनमें से ही किसी एक को पसंद करके उससे शादी कर लो। हाँ, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बल्कि हमने ही देरी कर दी। पहले ही ध्यान देना चाहिए था। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ते हैं। वाह मम्मी पापा, आप दोनों तो कमाल करते हो। मेरी जिंदगी में आप लोगों ने कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। कभी बाकी चीजों में आपने मुझे शाबाशी नहीं दी और ना ही मेरी कभी मर्जी पूछी। मुझे हर चीज में अकेला छोड़ दिया। और जब मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला है तो आप दोनों कितनी जल्दी अपने रंग बदल रहे हैं। अब आप दोनों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि आपका स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। यहाँ पर भी आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी ही परवाह है। शादी करूंगी तो मैं अपनी मर्जी से ही। अब मैं अपने फैसले में आप लोगों की दखलंदाजी नहीं होने दूंगी। अगर ऐसी बात है तो अगर तुमने अपनी मन मर्जी की तो याद रखना कि इस घर से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। मुझे आप लोगों से और क्या ही उम्मीद हो सकती है? जब तक मैं आपके इशारों पर नाच रही हूँ तब तक मैं आपके लिए ठीक हूँ, और अगर मैंने आज अपनी मर्जी का कुछ कह दिया तो मैं गलत हो गई। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। उसके बाद प्रीति रोहन को सारी बातें बता देती है और प्रीति रोहन के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। और वहाँ पर रोहन के घर वाले भी मौजूद है। बेटा, तुम इस फैसले से कोई परेशानी तो नहीं है ना? जी नहीं मम्मी जी। इधर दोनों की इस तरह शादी प्रीति हो रोहन गई। के घर वालों को अपनाकर रोहन के साथ उसके घर चली जाती है। सभी उसका स्वागत करते हैं और सब प्रीति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं।
जिसकी वजह से प्रीति को बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन सुबह प्रीति की रसोई थी और वो तैयार होकर रसोई में आती है। प्रीति, आज तुम्हारी पहली रसोई है, मैंने सारा सामान निकाल दिया है, तुम्हारा जो मन करे तुम बना सकती हो। इतना कहकर नेहा रसोई से बाहर चली जाती है। अब क्या करूं, मुझे तो खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता, मैं सबको क्या बना कर दूंगी, मुझे तो मैगी भी बनानी नहीं आती। प्रीति परेशान हो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद नेहा वापस रसोई में आती है। प्रीति को परेशान देखकर नेहा सब समझ जाती है। उसके बाद नेहा प्रीति की खाना बनाने में मदद करती है। कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अब नेहा एक कढ़ाई लेती है और उसके अंदर घी और सूजी डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करती है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी और चीनी डालकर सूजी का हलवा बनाया जाता है। उसके बाद नेहा बाकी खाना बनाने में भी प्रीति की मदद करती है और जब सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है तो सभी को परोसा जाता है। सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू। पापा जी, मैंने खाना नहीं बनाया, दीदी ने मेरी इसमें मदद की है। प्रीति, तुम भी ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसके बाद भी प्रीति मुझे ही क्रेडिट दे रही है। इस तरह नेहा किसी को भी सच नहीं बताती और ये सब देखकर भी प्रीति को अच्छा लगता है। आज प्रीति का ससुराल में पहला दिन था और उसे सभी से बहुत अटेंशन मिल रही थी। और बताओ प्रीति, तुम्हारी शादी से पहले की जिंदगी के बारे में। भाभी, पहले तो आप मुझे बताओ कि भैया आपको कब पसंद आए थे और क्यों पसंद आने लगे थे। पहली बार प्रीति को एहसास हो रहा था कि उसके परिवार वाले उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट ले रहे थे और उसके बारे में जानना चाह रहे थे। जैसा कि उसके परिवार ने पहले कभी कुछ नहीं किया, इसलिए प्रीति को अच्छा लगता है और पहले ही दिन वो अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रम जाती है। इस तरह दिन गुजरते हैं और रात को खाना खाने के बाद जब प्रीति देखती है कि सभी बिस्तर लेकर ऊपर छत पर जा रहे हैं। दीदी, ये सब बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, हम सब ऊपर जा रहे हैं, हम सब ऊपर साथ में छत पर सोएंगे। इतना कहकर नेहा बिस्तर लेकर छत पर चली जाती है और प्रीति सोचती है, हाँ मुझे याद है कि रोहन ये क्या, ये लोग छत पे क्यों जा रहे हैं? छत पर सोते थे। चलो मैं भी कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाली हूँ, देखते हैं कि कैसा होगा। उसके बाद प्रीति भी छत पर सोने चली जाती है। सभी ने ऊपर छत पर बिस्तर बिछाया हुआ था और पहले तो सब थोड़ी देर बहुत सारी बातें करते हैं और सब अपनी अपनी अलग अलग कहानियां सुना रहे थे। तो इस तरह मुझे पता चला कि वहां पर कोई भूत नहीं था और बल्कि यह सब तो सिर्फ अफवाहें फैल रही थी। लेकिन इस वजह से मैं और मेरा दोस्त इतना ज्यादा डर गए थे कि हमने तो सोच लिया था कि आज तो हमारा भूत से आमना सामना होगा और उसके बाद सीधा परमात्मा से। मानना पड़ेगा, आप हमेशा बहुत जल्दी डर जाते हो। अरे मेरे साथ एक किस्सा क्या हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत जल्दी डर जाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जैसे आपके पीछे अभी एक चुड़ैल खड़ी हो। यश घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है कि जिस पर नेहा फिर से हंसती हुई कहती है देखा, मैंने तो कहा था कि आप बहुत जल्दी डर जाते हो। मैं डरा नहीं था, बस ऐसे ही देख रहा था। वैसे भाभी भैया की एक एक बात से वाकिफ हो चुकी है। हाँ, ये तो बचपन से ही ऐसे ही डरता आ रहा है, अब तो फिर भी पहले से बहुत सुधर गया है। मैंने कहा ना मैं नहीं डरता, बिना वजह आप लोग मेरा नाम खराब कर रहे हो। हाँ हाँ भैया ठीक है, हमने मान लिया कि आप नहीं डरते। इस तरह हर कोई हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ बातें करते हुए छत पर सो जाया करते थे। इतनी सारी हंसी मजाक करते हुए प्रीति को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो रात को सोने लगती है तो उसे नींद नहीं आती। और यार मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और ऊपर से फर्श भी ज्यादा सख्त लग रहा है। इस तरह तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ। उसके बाद प्रीति रात भर सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो बस करवटें बदलती रहती है। पूरी रात ना सोने की वजह से अगली सुबह प्रीति की आंखें लाल हो जाती है। क्या बात है प्रीति, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही है? कुछ नहीं, बस दीदी ऐसे ही। प्रीति किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। उसके बाद प्रीति नेहा के साथ मिलकर घर के सारे काम करती है। हालांकि प्रीति को घर के काम करने में काफी परेशानी हो रही थी और उसके लिए ये सब नया भी था, लेकिन वो सब कुछ सीखना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि वो जल्दी ही इस घर के माहौल में डल जाए। शाम को खाना बनाते समय, वाह प्रीति मानना पड़ेगा, तुमने तो कितनी जल्दी खाना बनाना सीख लिया। सब आपका ही कमाल है दीदी, आपने ही मुझे सब सिखाया है, वरना तो मैं कहाँ कुछ कर पाती। उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती है और रात को सब खाना खाने के बाद फिर से छत पर सोने चले जाते हैं और लाइट चली जाती है। तो उनके पड़ोसी भी आज रात को छत पर सोने के लिए आ गए थे और वो छत पर से ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आज तो शांति, ऊपर बहुत ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से लाइट भी चली गई, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी छत पर सोने चलते हैं। हाँ तुमने सही किया, ऊपर सोने का मजा ही अलग है।
लाइट नहीं है इसलिए हमारा भी छत पर रखा हुआ कूलर अभी चल नहीं रहा, लेकिन शुक्र है कि आज अच्छी हवा चल रही है। हाँ, इसलिए आज हम छत पर आराम से सो पाएंगे। सब आपस में बातें कर रहे थे, आंधी लेकिन प्रीति तूफान आ रहा आज है। भी मुझे नींद आएगी या नहीं, कोई बात नहीं, अभी सब नया है इसलिए शायद मुझे एडजस्ट करने में परेशानी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे बाकी सब की तरह मुझे भी तो ठीक लगने लगेगा। प्रीति ऐसा सोचते हुए खुद को समझाती है और उसके बाद बाकी सबके साथ छत पर सो जाती है। लेकिन आज भी प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, उसे बहुत सारे मच्छर काट रहे थे। अरे यार, कितने सारे मच्छरों के बीच यहाँ पर नई काट बहू काट को कर तो पूरे सुलाया है मेरे छत शरीर पर। पर दाने कर दिए। इस तरह प्रीति मच्छरों से परेशान हो रही थी और ऊपर से उसे छत पर सोने में गर्मी भी लगती थी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन प्रीति को फिर भी छत पर सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं हो रही थी। क्या बात है प्रीति, आजकल तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं दीदी, कितनी बार कहा है कि मैं ठीक हूँ। ऐसे गुस्से में जवाब देकर प्रीति वहां से चली जाती है। अरे इसे क्या हो गया। अब फिर से रात को प्रीति को सभी के साथ छत पर सोने जाना पड़ता है। एक तो पूरा दिन प्रीति घर का काम करते हुए ऊपर से छत पर सोने जाती है तो उसे बिल्कुल नींद नहीं आती है। आज रात को प्रीति फिर भी थोड़ी देर सो जाती है, लेकिन फिर से मच्छरों की अब तो आवाज ये और रोज मच्छरों का के हो काटने गया। से उठ जाती है। इन मच्छरों का तो मन कर रहा है कि उठाकर फेंक दो या इन्हें मसल कर रख दूं। एक तो वैसे ही इतनी ज्यादा गर्मी है और ऊपर से गर्मी में बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर रही हूँ, लेकिन इनका भिनभिनाना खत्म ही नहीं होता है। जब देखो कान में ची 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 करते रहते हैं। आज प्रीति इतनी उदास और इरिटेट हो गई थी कि वो गुस्से में उठकर छत से नीचे आ जाती है। पहले मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी। सीमा, मेरा खाना मेरे कमरे में ही ले आना, आज बहुत गर्मी है। मैं आराम से एसी में टीवी देखते हुए खाना खा लूंगी। प्रीति अपने कमरे में चली जाती है और एसी चलाने के बाद आराम से बिस्तर पर बैठकर खाना खा लेती है। वो अक्सर एसी में अपने बिस्तर पर आराम से सोती थी। अब प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो इस बारे में रोहन से बात करती है। देखो, मैं छत पर नहीं सो सकती, मुझे बहुत पत्नी परेशानी अपने होती पति से है। बोल मुझे मेरे रही कमरे में है, कूलर मैं लगवा दो, रोज छत मैं पे अपना नहीं सो यहीं पर आराम से सो जाऊंगी। तुम्हें पता है ना प्रीति कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे हर महीने एक लोन भरना होता है और सैलरी का ज्यादा हिस्सा वहीं पर जाता है। अभी तो हम ऐसा करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो फिर मैं क्या करूं? मैं कब तक ऐसे ही परेशान होती रहूंगी? अब मुझसे और एडजस्ट नहीं हो रहा है। मुझे रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है, मैं परेशान हो गई हूँ। मैं मानता हूँ, लेकिन तुम प्लीज थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट कर लो। धीरे धीरे तुम्हें भी हमारी की तरह आदत हो जाएगी। लेकिन प्लीज समझो, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है, जिसके बाद प्रीति को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कितनी आसानी से बोल दिया कि मैं अभी एडजस्ट कर लूं और अभी कुछ नहीं कर सकते इसमें। अरे मैं भला कब तक एडजस्ट करती रहूंगी और हमेशा ही क्यों एडजस्ट करूं? इस तरह प्रीति का पारा काफी हाई रहने लगता है। वो रात को छत पर सोने तो जाती, लेकिन ना तो उसे नींद आती और ना ही उसे अब शांति मिल रही थी। प्रीति छत पर सबके साथ सोने के लिए जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा उबल रहा था। बस बहुत हो गया, इस छत पर सोना मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करूंगी। अब तो एडजस्ट इन लोगों को करना होगा। उसके बाद अगले दिन से ही प्रीति किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अब जब भी कोई कुछ बोलता तो वो सीधा भड़क जाती। अरे बेटा, तुम एक बार बाजार से सामान ले आओ। क्यों मम्मी जी, मैं ही बाजार से जाकर सामान क्यों लेकर आऊंगी? मैं कहीं नहीं जाने वाली। जिसको जो सामान लाना है खुद लेकर आएगा। शांति को ऐसा खरा जवाब देने के बाद प्रीति वहां से चली जाती है। अरे आजकल इस बहू को क्या हो गया है, कभी भी सीधे मुंह बात ही नहीं करती है। मुझे भी नहीं पता मम्मी जी कि प्रीति को क्या हो गया है। उसके बाद शाम को जब रिया प्रीति से कुछ कहती है, भाभी क्या आपने देखा कि मेरी ब्लैक वाली ड्रेस कहाँ रखी है? मुझे कहीं मिल नहीं रही है। मैंने क्या ठेका लिया हुआ है क्या तुम्हारी हर चीज को संभालने का? क्या तुम अपनी चीज का ध्यान खुद नहीं रख सकती? अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो पहले ही उसको संभाल कर रखना चाहिए था ना। वालों को तो आदत है छत पे सोने की। गुस्सा मत होइए। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं बेवजह कुछ भी कर रही हूँ? अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैं इस घर में शादी करके आई हूँ। पीछे खड़ा रोहन ये सारी बातें सुन लेता है। तुम कहना क्या चाहती हो कि यहाँ आने के बाद तुम्हें परेशानी हो रही है और तुम यहाँ खुश नहीं हो? जब पता है उसके बाद भी मुझे कोई यहाँ समझ ही नहीं रहा है। अरे अपने मायके में कितने आराम से मैं एसी वाले कमरे में अपनी मखमली बिस्तर पर सोती थी, लेकिन तुमसे शादी करने के बाद तो मैं फंस गई हूँ। मेरे मम्मी पापा ने सही कहा था। अगर ऐसा ही था तो क्यों शादी की थी मुझसे? तुम्हें बहुत शौक चढ़ रहा था ना मुझसे शादी करने का। मैं तो तुमसे पहले ही मना कर दिया था। तुम्ही ने गाना गाया था कि शीश महल ना तुमको सुहाए,
तब तो सूखी रोटी खाने के तुमने वादे किए थे। अरे मेरी मति मर गई थी जो मैंने ऐसा किया, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। लेकिन अब असलियत दिख रही है, सिर्फ सूखी रोटी खाने से काम नहीं चलता, बाकी चीजें भी मायने रखती हैं। तुम आखिर मेरे लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? पूरा दिन तुम्हारे घर का काम करती हूँ और मुझे रात को चैन से सोने को भी नहीं मिलता। तुम मेरे लिए सिर्फ एक एसी नहीं लेकर आ सकते तो तुम जिंदगी में क्या ही लाओगे? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अभी हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, 1 साल तक मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज तुम 1 साल तक एडजस्ट कर लेना। लेकिन नहीं, तुम तो बस हमें जलील कर रही हो। इस तरह उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और घर के बाकी सदस्य जाकर उनकी लड़ाई सॉल्व करते हैं। आज प्रीति ने रोहन को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जिसके बाद रोहन को गुस्सा आता है। इसके बाद रोहन इंस्टॉलमेंट पर प्रीति के कमरे में एक एसी फिक्स करवा देता है। 2 आदमी वहां आते हैं और प्रीति के कमरे में एसी फिक्स करके चले जाते हैं। अब तो खुश हो, अब तुम यहाँ पर आराम से सो सकती हो, अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। अरे मुझे ताना मार के कैसे जा सकते हो, अभी बताती हूँ। प्रीति कमरे से बाहर रोहन से बात करने जाती है, लेकिन वो छुप कर परिवार वालों की बात सुन लेती है। बेटा, तुम बहू को ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। अगर हमें पहले से ही पता होता कि बहू को छत पर सोने में परेशानी हो रही है तो हम इतनी लड़ाई कभी आगे बढ़ने नहीं देते। छत पर सोना हमारी मर्जी है, हम बहू के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। बिल्कुल रोहन, यहाँ हमारी ही गलती है। प्रीति अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आई है और उसने तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगी है, तो उस चीज को पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। हाँ, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की नाराजगी है कि प्रीति ने गुस्से को अपनाया। वो चाहती तो प्यार से भी मुझे कुछ दिन समझाकर बात मनवा सकती थी। उसने अचानक से सबके साथ गुस्सा और बदतमीजी के साथ में उसने हमें जलील किया, अपने मायके से कंपेयर करके। मुझे बस प्रीति की यही बात बहुत ज्यादा बुरी लगी। भैया, भाभी पिछले 1 महीने से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो रात भर सो नहीं पाती थी और कई दिनों से उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती हैं। अगर हम भाभी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आखिर हम उनका परिवार है। आपको भाभी के साथ रहना चाहिए। ये सब सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू रो प्रीति क्यों अपने रही कमरे में है? जाकर, क्या हो गया? मैं भी कितनी पागल हूँ जो सबको इतना हर्ट कर रही हूँ और सब मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं। रात को जब सब खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं तब रोहन वहाँ आता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी ही गलती है। हमें तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। अभी तुम टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। उसके बाद प्रीति और रोहन अपने मायके कमरे में में लगे तो एसी के में सामने सोते थे। हैं। लेकिन रात को जब प्रीति की आंख खुलती है तो देखती है कि वहाँ पर रोहन नहीं है। उसके बाद प्रीति उसको पूरे घर में देखती है, लेकिन उसे रोहन कहीं नहीं मिलता। और जब वो छत पर जाकर देखती है तो रोहन वहाँ पर पूरे परिवार के साथ छत पर सो रहा था। अगर इन्हें परिवार के साथ ही रहना था तो मुझे डायरेक्ट बोल देते, इस तरह बात घुमाने की क्या जरूरत थी। उसके बाद प्रीति गुस्से में नीचे चली जाती है और जब सुबह रोहन कमरे में आता है तो वो उसे सारी बातें बोलती है। अगर आपको इतनी परेशानी थी तो मुझे पहले बोल देते। माफ करना प्रीति, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं घर में एक्स्ट्रा पैसे इसलिए नहीं खर्च कर पा रहा था क्योंकि पिछले साल पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमने लोन लिया था और वही लोन चुकाने के लिए हम पैसे बचाते हैं। और दूसरी बात, पूरा परिवार जब छत पर सो रहा है तो मैं कैसे अकेले एसी में सो सकता हूँ? मैं अपने परिवार के बिना ऐसा नहीं कर सकता। परिवार तो बराबर का होता है ना। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है और वो बात प्रीति को बहुत बुरी लगती है। इसलिए प्रीति सभी को सरप्राइज देने के लिए अपनी पर्सनल कलेक्शन की मदद से सभी के कमरे में एसी लगवा देती है और छत पर एक नया कूलर लगवा देती है। इसके बाद वो सभी से माफ़ी मांगती है। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम्हें हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं मम्मी जी, ये भी तो मेरा परिवार है। अब से हम सब हफ्ते में 2-3 दिन नीचे सोएंगे और 2-3 दिन ऊपर सोएंगे ताकि सब एक साथ एंजॉय कर सके। मुझे भी तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। अब इस तरह प्रीति अपनी गलती समझ जाती है और सभी के साथ वो आज कई दिनों बाद छत पर सोती है। उसके बाद रात को फिर से सभी एक साथ बातें करते हैं। तो कुछ इस तरह लास्ट थी में सब हमारी ठीक जिंदगी हो की गया। कहानी।